अब हमको आगे चलना है। जैसे कि मैंने कहा, ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां पे हम बोर्ड यूज करेंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स स्टार्ट करते हैं। और आगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, मैंने बोला कि ये जो रिएक्शंस है इनको रटना ही होता है, ज्यादातर रिएक्शंस रटने के लिए ही है। ये केमिकल मेथड्स हमारी कल हुई थी, ये केमिकल मेथड्स हुई। अब हमको बी दूसरी मेथड देखनी है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, और उसका दूसरा नाम है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो देखते हैं क्या है ये मेथड। बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये एक इधर सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई है। ये बाजू में जो है इसमें आइस डाला है, आइस। क्यों डाला है बाद में देखेंगे। और इस बैटरी को जैसे हम ऑन करते हैं, अब इन दोनों के बीच, इन 2 रॉड्स के बीच अगर यहां से यहां देखोगे आप, इधर से इधर, चलिए इसको जरा हम देख लेते हैं इधर से, ठीक है। ये जो 2 रॉड्स है, ये गैस एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इधर आइस बात है, ये रॉड है, इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, और इधर एक हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई है, हाई वोल्टेज बैटरी। हाई वोल्टेज बैटरी लगाई, इधर वाटर है, मतलब डिस्पर्शन मीडियम यानी कि डीएम, राइट। अब जैसे ही ये बैटरी को ऑन करते हैं, इधर स्विच होता है, ये एक्चुअली ये स्विच को ऑन करते हैं तो भले ही इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन इतनी हाई वोल्टेज है कि यहां से यहां पे एक स्पार्क होता है, स्पार्क। स्पार्क होने से यहाँ गोल्ड का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये गोल्ड मेल्ट होता है, और मेल्ट होकर इसमें गलने लगता है, स्टार्ट्स पोरिंग इनटू दिस सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन इतना ठंडा है इस आइस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आइस है। ये सॉल्यूशन इतना ठंडा है कि जैसे ही ये गोल्ड मेल्ट होकर नीचे आता है, उसकी सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्जन हो जाता है, और इस तरीके से हमको कोलाइड मिलता है। तो इसे बोलते थे गोल्ड सोल, राइट। दिस इज कॉल्ड गोल्ड सोल। उसके बाद हमको देखना है पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट मेथड, सी मेथड, फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड्स की है पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली आपके पास इस तरीके से डीएम है, लेकिन डीएम में कोलाइड के पार्टिकल्स जा नहीं रहे, क्योंकि ये इन दोनों को एक दूसरे से नफरत है। तो मुझे आप बताओ, सॉरी, हाँ आप मुझे बताओ कि एक दूसरे से नफरत है मतलब ये किस टाइप का सोल है, लायोफिलिक या लायोफोबिक? कम ऑन फास्ट। राइट, फोबिक। तो आपको याद रखना है ये लायोफोबिक है, मतलब डीएम और डीपी एक दूसरे से नफरत करते हैं। देखिए आपके दोस्त जो भी है, जिनको पता नहीं है कि हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी है, उनको बताओ, वो अपना नुकसान कर देंगे। एक दूसरे को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने क्लास के लिंक पर यानी ग्रुप पर व्हाट्सएप के सब कुछ डाल दिया है कि फीस किस तरीके से होंगी ऑनलाइन क्लासेस की। उसको आप एक बार पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम है तो फोन करके भी पूछ सकते हो। लेकिन जो भी है, क्योंकि लॉकडाउन और कितने बच्चों को परमिशन देने वाले हैं ये कुछ पता ही नहीं है, और गवर्नमेंट को आपको पता है बेटे कि वो क्या करने वाली है, पता नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि डेंजरस है तो वो बोल रहे कि छोड़ दो, कर लो आप ऑनलाइन। मतलब उतना, मतलब गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है ना, उसको भी तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ऑनलाइन आपको पढ़ना ही है, ये बात आपको याद ही रखनी है, राइट। और अपने दोस्तों को बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है लेकिन इसमें पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं। तो देखो ये लायोफोबिक है, तो क्या करते हैं इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर निगेटिव चार्ज होता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में से एक ही चार्ज इसके अंदर डाल देते हैं। इसे बोलते हैं पेप्टाइजिंग, इस इलेक्ट्रोलाइट को ही बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। दिस इज पेप्टाइजिंग एजेंट। तो क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इन पार्टिकल्स के ऊपर, कोलाइड्स के डीपी के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये ऐसे इसके ऊपर भी डिपॉजिट हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को चिपक रहे थे, अब ये एक दूसरे के दूर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइक इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा बेटा। क्या होगा? रिपल्शन होगा, क्योंकि निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जैसे आपने इसके अंदर बहुत सारा निगेटिव चार्ज डाल दिया, वो निगेटिव चार्ज इसके ऊपर एडसॉर्ब होगा, चिपकेगा, और इस वजह से ये सभी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। कुछ इस तरीके से। इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल थे, डीपी थी, वो इसके अंदर घुल नहीं रही थी, लेकिन अब इस इलेक्ट्रोलाइट यानी पेप्टाइजिंग एजेंट की वजह से ये एक दूसरे से दूर चले गए, क्योंकि निगेटिव चार्ज सभी के ऊपर आ गया, और इस वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करने लगे और उनके पास दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो ये कोलाइड में स्टेबलाइज हो गए, मतलब कोलाइड जो कि यहाँ पे अनस्टेबल था वो यहाँ पे जाके स्टेबल बन गया। क्या आपको ये समझ रहा है? मुझे बताइए जरा, यस और नो। क्या आपको ये हजम हुआ? यस और नो? गुड। तो मुझे एक बात आप बताइए कि ये लायोफोबिक सोल जो कि अनस्टेबल था, तो इधर ये दोनों में से ए और बी इनमें से कोयागुलेटेड सोल कौन सा है? कोयागुलेटेड, ए और बी कोयागुलेटेड, ये है, बहुत सही। और अनस्टेबल कौन सा है? ए और बी अनस्टेबल। बी नहीं है बेटा, अनस्टेबल भी ए ही है, अनस्टेबल भी ए ही है। मैंने बोला ना, जो कोयागुलेटेड है उसी को अनस्टेबल भी बोलते हैं। यस मंगेश, करेक्ट है। पेप्टाइजेशन मींस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, पेप्टाइजेशन मींस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट है ना, ये नीचे जमा हुआ है तो ये प्रेसिपिटेट है। तो कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल, ये है कोलाइडल सोल, राइट? आपने बिल्कुल सही कहा, पेप्टाइजेशन ये है प्रेसिपिटेट, पीपीटी, ये नीचे आके जमा हुआ है तो पीपीटी है, ये है कोलाइडल सोल। सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। बहुत सही। चलिए, आप बहुत अच्छे तरीके से, जहां पे प्रोसेस की बात आती है उनको हम बोर्ड पे ही देखेंगे। अब इसके बाद है डायलिसिस। चलिए, डायलिसिस क्या होता है देखते हैं। बेसिकली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स हो गया अभी। अब हमको देखना है, ठीक से देख लीजिए। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड हो गया है, अब हमको प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स देखना है बेटा। चलिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, तो उसमें सबसे पहली मेथड है, ये देखिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोलाइड है, राइट? किसी भी एक चेंबर में कोलाइड है।
तो कोलाइड में तो कोलाइड के पार्टिकल होंगे कुछ इस तरीके से, बड़े बड़े कोलाइड के पार्टिकल होंगे। लेकिन कभी कभी होता ये है कि इन कोलाइड्स के पार्टिकल के साथ साथ इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी आ जाती है, कुछ इम्प्यूरिटीज भी इस तरीके से आ जाती है। ये रेड कलर की जो है ना, ये इम्प्यूरिटीज है। तो हमको डीपी और डीएम दोनों को छोड़ के जो दिख रहा है उसे हम इम्प्यूरिटी कहते हैं बेटा, और उसे हमको हटाना है, उसे हमको हटाना है। तो इम्प्यूरिटी को हटाने के प्रोसेस को ही कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो देखते हैं किस तरीके से किया जाता है प्यूरिफिकेशन। आपके पास ये जो बोतल दिख रही है, इस बोतल के अंदर कोलाइड्स है, और कोलाइडल पार्टिकल आपको दिख रहे हैं ये सर्कल में बड़े बड़े, और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये है आपकी इम्प्यूरिटी। तो हमको इस इम्प्यूरिटी को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले इनके नाम देख लो क्या क्या है। ये पूरा बड़ा कंटेनर लेते हैं, ये जो बड़ा कंटेनर है ये वाला, इस कंटेनर को रख दिया। इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे पानी भर दिया। यहां से अंदर ये देखिए, यहां से अंदर पानी आता है, फ्रेश वाटर आता है अंदर, और ये फ्रेश वाटर इस बोतल को धो के बाहर चला जाता है। अब देखते हैं बाद में क्या होता है, राइट। उसके बाद ये जो बोतल है, इस बोतल को, ये जो बोतल है ना, ये बोतल की मेम्ब्रेन कांच की नहीं है, ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है। मतलब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये बोतल बनी है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है इसमें से कोई चीजें इसके बाहर पास आउट हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें इसके बाहर पास आउट नहीं हो सकती। छोटी छोटी चीजें इस स्क्रीन से बाहर आएगी, लेकिन बड़े बड़े कोलाइड के जो पार्टिकल्स है वो इस स्क्रीन के बाहर नहीं आ सकते। उसके बाद डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, इस लड़की ने यहाँ पे गलत लिखा है, ये नहीं है। डायलाइजिंग मेम्ब्रेन बेटा यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना आपको, ये यहाँ के ये बॉर्डर, ये वाली बॉर्डर, ये है डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। ये बड़े बड़े जो दिख रहे हैं ये कोलाइडल पार्टिकल्स है, और ये जो छोटे 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 बच्चे दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे, ये है इम्प्यूरिटीज, जिसे क्रिस्टलाइड भी बोला जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस मेम्ब्रेन के अंदर से ये छोटे पार्टिकल तो पास हो जाते हैं, लेकिन ये बड़े पार्टिकल्स पास नहीं होते। तो जैसे ही इधर से पानी अंदर डाला, वैसे ये पानी इसके अंदर जाता है और क्रिस्टलाइड को बाहर लेके निकलता है, लेकिन कोलाइड के पार्टिकल को बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि कोलाइड के पार्टिकल बड़े बड़े। तो इस तरीके से इस कोलाइड के अंदर से इम्प्यूरिटी बाहर चली गई और ये कोलाइड प्यूरिफाई हो। लेकिन कभी कभी इस डायलिसिस के मेथड से भी ज्यादा अच्छी दूसरी मेथड है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस तब यूज किया जाता है जब आपकी इम्प्यूरिटी इलेक्ट्रोलाइट हो, यानी इलेक्ट्रिकल इन नेचर हो। तब क्या किया जाता है, मतलब ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इसके अंदर ठीक से देखिए, ये इसके अंदर आपको ये जो दिख रही है, ये है कोलाइडल पार्टिकल यानी सोल, और ये जो प्लस करके लिखा हुआ है बाजू में, ये है इम्प्यूरिटी।
इम्प्योरिटी इलेक्ट्रिकल इन नेचर है, कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रल है, तो उस वक्त क्या किया जाता है, इधर से फ्रेश पानी डालते हैं, वो सब नॉर्मल प्रोसेस तो है ही, लेकिन एडिशनली क्या किया जाता है, एडिशनली इधर एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है और इधर एक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है इस बोतल के अक्रॉस। तो पानी तो इसको अपने प्रेशर से इस इंप्योरिटी को बाहर निकाल ही रहा था। इंप्योरिटी इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती है, इसलिए इंप्योरिटी इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाहर चली जाती है। लेकिन इस प्रोसेस को और फास्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, इधर एक इलेक्ट्रिक प्लेट और इधर एक, इधर की इलेक्ट्रिक प्लेट निगेटिव होती है, इधर की पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, अगर ये कोलाइड्स इलेक्ट्रिकल इन नेचर है तो ये पॉजिटिव वाले इधर खींचे चले जाएंगे फास्ट, और ये निगेटिव वाले इधर जाएंगे। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस डायलिसिस ही है, बस उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है दोनों तरफ से। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, इसलिए ये सिर्फ डायलिसिस है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, इसलिए ये इलेक्ट्रो डायलिसिस है। इस तरीके से इलेक्ट्रोडायलिसिस डायलिसिस से बहुत फास्ट काम करता है। तो अभी तक जो हुआ इसको हम लिख लेते हैं पहले। 1 मिनट पहले रुकिए, मैं दिखाता हूं पूरा। चलो इसको लिख लो, फिर इसे लिख लो, उसके बाद इसे लिख लो, राइट। आपण आता पुढचं बघूया. लेट अस स्टार्ट द थर्ड वन, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखिए, लास्ट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, राइट. ओके ध्रुव, ठीक है, चलो. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टू रिमूव वेरी स्मॉल इम्प्योरिटीज. ये जो मेथड है बहुत ही स्मॉल इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए यूज की जाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. चलिए बहुत आसानी से हम देखेंगे क्या है इस पूरी प्रोसेस को. सबसे पहले आपको देखना है ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, इसको लिखा है हमने EFP. ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आपको पता होगा लैब में होता है, या फिर आप इमेजिन कर सकते हो हाथ साफ करने के लिए और कुछ कुछ साफ करने के लिए टिश्यू पेपर होता है, उसकी तरह होता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में ये जो होल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. बहुत बड़े मतलब हमारी आंखों को नहीं दिखते, लेकिन फिर भी थोड़े से बड़े बड़े होते हैं. इतने बड़े नहीं होते जितने की मैंने दिखाए हैं, बहुत छोटे होते हैं, आंखों से दिखते नहीं है, लेकिन मैंने इसको जूम किया है आपको समझे इसलिए. कंपैरेटिवली बड़े होते हैं. फिर क्या किया जाता है, इस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को एक वेसल में सोक किया जाता है. सोक करना मतलब भिगोना. इस वेसल के अंदर एक सब्सटेंस होता है, उसे हम कहते हैं कोलाइडॉन. क्या बोलते हैं उसको? कोलाइडॉन. इस कोलाइडॉन के अंदर इस फिल्टर पेपर को भिगोते हैं, सोक करते हैं. सोक करके इसको बाहर निकालते हैं. सोक करना मतलब पता है ना, आप कपड़े धोने से पहले कपड़े बाल्टी में सोक करते हो, भिगाना. फिर इसको बाहर निकाला जाता है इस फिल्टर पेपर को इस कोलाइडॉन से. इसका नाम याद रखना बेटा, कोलाइडॉन. इससे बाहर निकाला जाता है और फिर उसको ड्राई किया जाता है. तो ड्राई करने पर होता ये है कि ये जो फिल्टर पेपर जिसके की होल्स बहुत बड़े बड़े थे,
ये कोलाइडॉन इस होल्स के अंदर जाके बैठता है और उस वजह से इसके होल्स छोटे छोटे हो जाते हैं। क्या यहां तक डाइजेस्ट हुआ आपको? ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के होल्स बड़े बड़े थे, कोलाइडॉन की वजह से, कोलाइडॉन की वजह से ये होल्स छोटे छोटे हो गए। समझ में आ गया ये? राइट। अब ये जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, इसको सोक करने के बाद इसको बोला जाता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रा फिल्टर पेपर। This filter paper is now called as ultra filter paper. अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर, इसके होल बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। तो इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को इस तरीके से यहाँ पे लगाया जाता है ऐसे, और इसके ऊपर से हमारा इम्प्योर कोलाइड डाल दिया जाता है। तो हमारा जो कोलाइड है वो तो आपको पता है किस तरीके से है। कोलाइड के अंदर कोलाइड के ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्शन मीडियम होता है, और बहुत ही छोटी 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 इम्प्योरिटीज होती है इस तरीके से। तो जैसे इस कोलाइड को हम इस फिल्टर पेपर के ऊपर से डाल देते हैं, तो नीचे डिस्पर्शन मीडियम और इम्प्योरिटी आती है, और बड़े बड़े जो ये कोलाइड के पार्टिकल है ये फिल्टर पेपर के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। इसको हम रेसिड्यू कहते हैं, यानी कि सोल। ये सॉइल लिखा है इस लड़की ने, गलत है, सोल। और जो इम्प्योरिटी थी और हमारा डिस्पर्शन मीडियम था वो नीचे चला आया एज अ फिल्ट्रेट। इसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं और इसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। तो रेसिड्यू में हमारे कोलाइड के पार्टिकल रह गए क्योंकि वो बड़े बड़े हैं, ऊपर ही रह गए, और नीचे पानी जो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है और इम्प्योरिटी वो भी बहुत छोटी छोटी है, नीचे आ गई। हाँ, उसको रिटेंटेड भी बोलते हैं बेटा, रेसिड्यू को। तो अब ये जो हमारा रेसिड्यू है, मुझे बताओ रेसिड्यू में इम्प्योरिटी है या नीचे आए हुए फिल्ट्रेट में इम्प्योरिटी है? कहां पे है बताओ? रेसिड्यू में है या यस, फिल्ट्रेट में है, राइट। इम्प्योरिटी हमारी फिल्ट्रेट में है क्योंकि इम्प्योरिटी बहुत छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी है, इसलिए वो इन छोटे छोटे होल से नीचे चली गई। लेकिन कोलाइड के पार्टिकल बड़े बड़े हैं इसलिए वो नीचे नहीं आ पाए। तो अब इन कोलाइड के पार्टिकल्स को, जो कि इम्प्योरिटी से मुक्त है, इनको फिर से फ्रेश पानी में डाला जाता है या फिर फ्रेश डिस्पर्शन मीडियम में डाला जाता है, तो ये आपका प्योर कोलाइड बन गया। क्योंकि ये जो नया डिस्पर्शन मीडियम है वो तो प्योर है। तो क्या ये आपको मेथड समझी? मैं एक बार बताता हूँ, एक बार। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जिसके छेद बहुत बड़े बड़े, इसको सोक किया कोलाइडॉन के अंदर, इसलिए इसके होल्स छोटे छोटे हो गए। इम्प्योरिटी बहुत छोटी छोटी है, डीएम भी छोटा है, तो ये इससे पास हो गया। तो इसके ऊपर हमारा डिस्पर्स फेस बड़ा बड़ा होने की वजह से रुक गया। तो इस डिस्पर्स फेस को हमने प्योर पानी में डाला, और ये जो गंदा पानी है इम्प्योरिटी से भरपूर, इसको फेंक दिया, और हमारा प्योर कोलाइड फॉर्म हो गया। क्या आपको ये समझ में आया? राइट। चलिए, सो बाय बाय। इसको हम लिख लेते हैं कल, राइट, क्योंकि अभी टाइम नहीं है।